थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम क्या करता है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमने आपको बता दिया था, कंडक्टर के बारे में हमने बताया था। अब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन आपको 1 by 1 हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या कर रहे हैं हम? इससे कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स जहां भी हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, वी नीड टू कंसीडर हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। मान लीजिए हमारे पास एक कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। किसी ने कहा पी पॉइंट पर जो आर डिस्टेंस पे है वहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने क्या कहा? इन ऑर्डर टू अप्लाई गॉस थ्योरम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर अ हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। पॉइंट के चारों तरफ सिमेट्री किसकी होगी? स्फीयर की। तो हमने आर रेडियस का एक स्फीयर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे? इसी को हमने छोटा सा एक एरिया ले लिया। दिस इज द एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या है? आउटवर्डली नॉर्मल। और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो आउटवर्डली नॉर्मल, ठीक। हमने क्या लिखा? हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इसको तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है? ई डॉट डी ए, या इसी को आप लिखते हैं ई डी ए। थीटा कितना है? 0। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। आप इसको लिख सकते हैं ई को बाहर ले लिए, ये आपका डीए हुआ, ई इंटू ए। आपने डीए को इंटीग्रेट किया, क्या मिला? एरिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? इट इज द 4 पाई। हो गया नहीं हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जल्दी बोलिए। इट इज फाई इक्वल्स टू क्यू बाई। आपने निकाला, दूसरे गॉस थ्योरम से निकाला, फिर आपने लिखा ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपको क्या मिलेगा? दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको सिंपल मिल गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। ये बताइए, हमको कूलम्ब्स लॉ डिड्यूस करना, मतलब हम क्या करें? हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज पुट कर दें। क्या पुट कर दें? टेस्ट चार्ज Q0। जब हम यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 पुट कर दिया तो क्या हो गया? फोर्स क्या हो जाएगा? F can be written as Q0 E, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 by R square. So with the help of Gauss theorem you can deduce what? Coulomb's law. अब क्या डिड्यूस कर सकते?
हाँ, दूसरा क्या है, पहला पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक इनफाइनाइट वायर लेंगे जिसका कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। क्या हमने कहा, एन इनफाइनाइट वायर हैविंग कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसका, लैम्डा। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब इस वायर के कारण हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहां, लेंथ ऑफ द वायर इज मच ग्रेटर देन दिस डायमीटर। इसलिए थिंक क्यों हम सो कर रहे हैं कि लेंथ जो वायर का है वो इसके डायमीटर से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट कर सकते हैं। पी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और गॉस थ्योरम लगाना है, हमने क्या कहा था, इन ऑर्डर टू अप्लाई गॉस थ्योरम वी नीड टू कंसीडर एन हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। तो वायर सिलिंड्रिकल है, तो उसके चारों तरफ क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल होना चाहिए ना। हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, कितना, एल लेंथ का। क्या लिया, एल लेंथ का सिलेंडर ले लिया आर डिस्टेंस पे। तो वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है। हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आउटवर्डली नॉर्मल इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह आउटवर्डली नॉर्मल ही होगी। हम एक तरफ का ले रहे हैं, हमने एक इस पे छोटा सा एरिया ले लिया। क्या लिया, छोटा सा एरिया ले लिया। अब ये बताइए, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले सर्कल जरा ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू कर्व सरफेस। हमने क्या कहा, एक लाइन वायर लिया, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लाइन वायर लिया है, तो वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, आप लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं Q बाई एल, और इसी को लिख सकते हैं Q कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू एल। फिर आप जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिए, जैसे अभी तक आप कैलकुलेट करते रहे। सिंपल है, क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएल या ई डीएल, सॉरी डीएल। ये बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जीरो, तो हमने इसको जीरो लिख दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई डीए। ई को हमने बाहर ले लिया, डीए, और एरिया को इंटीग्रेट किया, क्या मिला, ई इंटू ए, और है क्या, 2 पाई आर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन आप गॉस थ्योरम से भी जानते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर Q इज व्हाट, लैम्डा इनटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आप वही करिए, दोनों फ्लक्स है, आप इक्वेट करिए किसको, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशंस 2 एंड इक्वेशन 3 you will get E into 2 pi r L equal to Q lambda L
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ln तो कट गया तो e कितना आ गया, e आपका आ गया लैम्डा बाई इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख दीजिए। मींस अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस आर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा इस तरह का। व्हाट इज दिस, E is inversely proportional to R। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हाँ, नेक्स्ट क्या है, आपने दो डेरिवेशन बता दिया। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास क्या है, एक प्लेन शीट है जो क्या है इनफाइनाइट, जिसका एक्सटेंशन है, और चूंकि सीट है उसका एरिया है, तो यहाँ कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई इनफाइनाइट प्लेन सीट है, इट हैज बीन चार्ज यूनिफॉर्मली। तो ये बताइए सीट इतनी थिन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ यूनिफॉर्म है, हमको दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कैसे जा रहे हैं, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। हमने आपको बार बार ये बताया है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड टू अप्लाई द गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म ले रहे हैं, ये देखिए, ठीक। लेकिन क्योंकि सीट थिन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे साइड में होगा, हमने क्या किया, हमको एक सिलेंडर दूसरे साइड में बनाना होगा ना। उतने ही ठीक, इसका एरिया इधर दिए, इसका भी एरिया इधर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड जा रही है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा क्योंकि सीट इनफाइनाइट लेंथ की है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल। क्या होगा, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर। तो अगर आप फ्लक्स की बात करें तो आपने क्या लिखा, यहाँ सरफेस एरिया है, यहाँ कौन सी डेंसिटी होगी, आप यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ये हो गया Q बाई A, या Q कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू A। हम आपको जितने बेसिक डेरिवेशन वो करा दे रहे हैं, जब आपको डेरिवेशन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप आगे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जो जी मीन्स या एडवांस के भी क्वेश्चन है और नीट के, तभी आप कर पाएंगे जो आपका बेसिक क्लियर रहेगा। समझ रहे हैं, बिना बेसिक क्लियर रहे कुछ नहीं हो सकता है। आप कितना भी क्वेश्चन लगाते जाए, हरदम आपको क्वेश्चन नए नए लगते रहेंगे। तो क्या हो गया, चार्ज हो गया। हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस मान लीजिए है। हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2। दोनों में क्या हो गया, E बार cos 0 ये भी है पहला, और दूसरा E ये cos 0 दूसरे सरफेस का भी है। तो कितना हो गया, ये सिंपली हो गया E dA
प्लस ई डी ए, ये हो गया ई ए प्लस ई ए, ये हो गया आपका 2a। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप ये बताइए, आपने गॉस थ्योरम भी पढ़ा है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज व्हाट? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? क्योंकि सरफेस है यहाँ, सो वी नीड टू कन्वर्ट Q इन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या लिखा? Q कैन बी रिटन एज सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर वही बात आई, आपने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन नंबर 2 निकाला, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन नंबर 3 निकाला, दोनों तो सेम ही चीज निकाल रहे हैं। इसलिए ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट 2EA इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल हो गया, E हो गया आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टोरियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं E कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर सबने मल्टीप्लाई कर। ये देखिए, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस। इस चार्ज शीट से डिस्टेंस का के अगल बगल क्या है? डिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट नियर द चार्ज शीट। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, this is the electric field E along y axis, R along x axis, so electric field क्या है? Constant. E is what? Constant. इसको आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है नियर द, याद रखिए, नियर द किसके? प्लेन सीट ऑफ चार्ज। ठीक, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। क्या है? देयर आर टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। जैसे हमने ये बनाया, एक दूसरा ये बनाया, these are the two parallel sheet। दोनों सीट सिमिलरली भी चार्ज हो सकती है और अपोजिटली भी चार्ज हो सकती है। मान लो पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। लेकिन हम इन जनरल जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो सिंपल ले लेते हैं। हमने क्या कहा? ये हमारे पास दो पैरेलल सीट है और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? फॉर टाइम बीइंग इट इज डिफरेंट, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 and they have been separated by very small distance। ये बताइए, ये इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम नॉर्मल होगा और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। मान लीजिए आपने इसको पॉजिटिवली चार्ज बोला, इसको नेगेटिवली चार्ज बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट, लेकिन एट द पेरिफेरी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। इसलिए जो हमारा कंसीडरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उस जगह का होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। तो चूंकि इसका एरिया है, वी नीड टू कंसीडर द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने क्या बोला? सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी आपको बता चुके हैं, सिग्मा क्या होगा? Q बाई ए, और आपने क्या किया था? Q क्या हो गया? सिग्मा इंटू ए। अभी अभी आप पढ़ेंगे। सिंगल प्लेट कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है। इसमें दो केस होगा। पहला केस क्या होगा कि दोनों प्लेट सिमिलरली चार्ज हो, और दूसरा क्या केस क्या होगा? बोथ द प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज। हम 1 बाई 1 लेते हैं। हमने लिखा केस 1, both plates are
अपोजिटली चार्ज। क्या हमने लिया, दोनों प्लेट को हमने क्या ले लिया, अपोजिटली चार्ज। जैसे हमारे पास ये दो प्लेट है, P कोई पॉइंट यहां है और Q कोई पॉइंट यहां है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ले ली, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q को होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होना चाहिए, अंदर कुछ और होना चाहिए। हम लोग उसको देख लेते हैं, हम इसमें भी सब केस कर लेते हैं। हमने लिखा सब केस ए, मतलब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पहले कैलकुलेट करना। कहां कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ये बताइए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये तो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से अवे जाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E कैन बी रिटन एज E1 प्लस E2। ये बताइए, सिंगल प्लेट का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हुआ कि नहीं हुआ। और फिर हमने क्या कहा, इफ अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहे तो क्या, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जल्दी बोलिए। E can be written as sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught। E हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E can be written as sigma by epsilon naught, यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में क्या है, इंडिपेंडेंट अपॉन आर। ये सी क्या इनफाइनाइट है, एंड बोथ द सीज आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बीच में यूनिफॉर्म है। ई क्या आ गया, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कहां पे आपने निकाला है, एट पॉइंट पी पे। उसी तरह हम पॉइंट क्यू पे भी निकाल सकते। हाँ, अब जरा क्यू पे निकालिए तो P पे तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थी। जरा क्यू बताइए तो, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव आगे। तो पहली प्लेट है सिग्मा 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर गया। लेकिन नेगेटिव प्लेट है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी इसकी, E2 मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव। हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती है। ये देखिए पॉजिटिव है, इस पॉइंट निकालना तो पॉजिटिव से अवे चलेगी। ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, अब इस चार्ज प्लेट का निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेगी। तो आप ये बताइए, सब केस बी में क्या है, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। आपने नेट फील्ड क्या लिखा, E कैन बी रिटन एज E1 माइनस E2 बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो E1 क्या है, आगे भी आपने लिखा था, E1 कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमने कहा क्या, इफ अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, मतलब
अगर दो सिमिलर अपोजिटली चार्ज प्लेट है तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच का कुछ और होगा और बाहर का कुछ और। उसी तरह हमने केस 2 आपको बता दें। केस 2 क्या है? केस 2 में बोथ द प्लेट्स, क्या हमने कहा, बोथ द प्लेट्स आर सिमिलरली चार्ज, बोथ प्लेट्स आर similarly charged। हमने क्या किया, दोनों प्लेट को सेम चार्ज दे दिया। मान लीजिए दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। These are the two plates and they have been given the same charges। दोनों की सरफेस चार्ज से अलग है। लेट अस कंसीडर पहले की सिग्मा 1 है और सेकेंड की क्या है, इट इज सिग्मा 2। हमने दो पॉइंट लिया, एक दिया P डैश और दूसरा दिया Q डैश। हमको दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर आप सब केस लीजिए। आप लिखा सब केस ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं एट P डैश। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से दूर जाएंगे। तो जहां हमको, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज थी, ध्यान दीजिएगा, किसी ने कहा ऐसे एक पॉइंट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? एस की तरफ। लेकिन वही एक निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? निगेटिव चार्ज तरफ। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव से अवे जाती है, निगेटिव की तरफ जाती है। जिस चार्ज कारण जहां निकालना एक लाइन, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने एक लाइन यहाँ खींच दिया, ये भी चार्ज एक लाइन ये खींच दिया, ठीक। अब ये पॉजिटिव प्लेट इससे किधर जाएगी? पी की तरफ निकालना तो अवे जाएगी ना, हमने इसको लिख दिया E1। लेकिन ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज है। इस प्लेट का हमको पी पे निकालना है, तो पी की तरफ क्या होगा? अवे जा रही है E2। वर्क नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? E कैन बी रिटन एज E1 माइनस हुआ। E1 कैन बी रिटन एज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कैन बी रिटन एज सिग्मा 2 क्योंकि आपने सिंगल प्लेट का निकाला ना, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, that is why I have written here sigma 1/2 epsilon naught। इसकी साथ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, so I have written here sigma 2/2 epsilon naught। फिर हमने कहा if sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma, ये भी sigma/2 epsilon naught हो जाएगा, ये भी sigma/2 epsilon naught हो जाएगा। तो E कितना हो जाएगा? E can be written as, मतलब अगर सिमिलरली चार्ज प्लेट है और दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 है? आउटसाइड। ठीक है, अब जरा इसी का सब केस 2 कर लिया जाए। बी डैश पे निकालना हमको, पी डैश क्यू डैश पे भी निकालना है। तो जरा देखिए, सब केस बी क्या कहां निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू डैश। अब जरा क्यू डैश देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू डैश निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्यू डैश निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ निकालना है तो इसके डायरेक्शन होगा।
ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ निकालना इसके डायरेक्शन होगा। तो यू कैन राइट, ये तो E1 हो गया, ये क्या हो गया E2 हो गया। तो इस केस में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज E1 प्लस E1 क्या है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने लिखा इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने एटा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आर यूनिट वेक्टर एटा बीटा कुछ भी ले सकते हैं यूनिट वेक्टर। फिर क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इट। तो इससे क्या हुआ, आप सिमिलरली चार्ज प्लेट है, अपोजिटली चार्ज प्लेट है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप आसानी से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। ये याद रखिए, जिससे आपके पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, किसी शेप का, वेदर इट इज सॉलिड और हॉलो, ये क्या हो सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो हो, जो भी आप चार्ज देंगे ऑल द चार्जेस विल रिसाइड ऑन द सरफेस। कोई भी चार्ज सरफेस पे नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगी। सारे चार्ज कहाँ है, क्योंकि कंडक्टर है। अगर इंसुलेटर होता या नॉन कंडक्टर होता तो चार्जेज इन थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होते, इनसाइड द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होते। तो अगर हमको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल तरीका है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कंडक्टर के कारण निकालना है तो आप उसको भी निकाल सकते हैं जस्ट आउटसाइड। क्या करेंगे, हम लगाने तो जा रहे हैं गॉस थ्योरम, तो फिर वही चीज, जब भी हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया जिसका एरिया मान लीजिए ये DA है, क्योंकि चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज नॉर्मल टू दैट सरफेस, ठीक है। और जब भी आप चार्ज देंगे तो सभी चार्जेस सरफेस पे रहेंगे, और कुछ देर बाद चार्ज क्या होगा, चार्ज इक्विलिब्रियम वाली जो भी कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की है। तो आप ये बताइए, आपने एक सिलेंडर बना लिया, ठीक, और तो आप क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाएंगे, फाई क्या होगा, E DA cos थीटा, यहां तो cos 0 हो गया, ये हो गया E, क्या हो गया E इंटू DA आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। आपने इसको क्या किया, सॉल्व किया, तो आपका निकला E DA को इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिला, E इंटू मिला। हाँ और जिसका हम बार बार यूज कर रहे हैं, सरफेस है, ऑल द चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस, इसका क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, दैट इज द Q बाई E, सो Q कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू A। सेम चीज हम यूज कर रहे हैं, जहां लेंथ होगा वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहां एरिया होगा वहां एरियल चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फिर आपने ये भी पढ़ा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, Q by epsilon naught, here Q equal to sigma into A by epsilon naught। जब इक्वेट करिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, you will get E can be written as sigma by 2 epsilon। मतलब जो एक सिंगल यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट था उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना। अगर आप इसको देखें, आप एक थिन प्लेट ले लें ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, क्या मिल गया, एक थिन या एक सीट ले लें, आपने एक पतला सीट लिया और इसको चार्ज कर दिया। चार्ज क्या है, दोनों साइड है,
ये ठीक है। अब ये बताइए, एक थिन रॉड है, इसको आपने पहला सरफेस बोल दिया, इसको दूसरा सरफेस बोल दिया। किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले के कारण भी इधर होगा और दूसरे सरफेस के कारण भी इधर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ जाती हैं? पॉजिटिव से अवे जाती हैं। तो अगर आप एक रॉड लिए हैं थिन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 प्लस E2। और कितना हो गया? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो क्या हो गया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इट इज सिमिलर टू द व्हाट? पैरेलल शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग अपोजिटली चार्ज। या एक कंडक्टर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम आपको मिल रहा है। अगर आपने एक क्या ले लिया है? एक आपने रॉड ले लिया, शीट ले लिया है कंडक्टिंग इनफाइनाइट लेंथ। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर गेटिंग द सेम आंसर। अब नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मतलब एक स्फेयर है, वो थिन है और कंडक्टिंग भी है, तो सारे चार्जेस कहाँ रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे। सेम डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। अगर एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर ले लें तो भी यही होगा, क्योंकि ऑल द चार्जेस विल रिजाइड ऑन द सरफेस। तो हम क्या करने आ रहे हैं? अगर ये थिन स्फेरिकल शेल है, so all the charges will lie on the surface। कहाँ रहेंगे? सभी चार्ज रहेंगे सरफेस पे। मान लीजिए इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और वो चार्ज क्या है? they have been uniformly distributed। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया है। सो आप फिर वही यूज करिए। आपने क्या लिखा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा कैन बी रिटन एज Q by E। ये बताइए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो यू कैन राइट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। देयरफॉर Q कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये आपने क्या लिख दिया? ये चाहिए। ये बताइए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए? आउटसाइड चाहिए, ऑन द सरफेस चाहिए, इनसाइड चाहिए। मतलब वी नीड टू कंसीडर हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। एक स्फीयर के चारों तरफ किसकी सिमेट्री होगी? स्फीयर की होगी। हम क्या करेंगे? जो हाइपोथेटिकल हम सरफेस लेंगे, स्फीयर लेंगे, उसका रेडियस क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। और 3 केस करेंगे। एक बार क्या कहेंगे? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। एक बार कहेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। एक बार कहेंगे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। मतलब हम एक बार आउटसाइड निकालेंगे, एक बार सरफेस पे निकालेंगे और एक बार कहाँ निकालेंगे? इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर। हमने क्या लिखा? पहला केस 1 आउटसाइड ऑफ स्फीयर। मतलब हमारा स्मॉल आर क्या होना चाहिए? कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए। हमने क्या किया? इसके चारों तरफ स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बना दिया। मान लो एक हमने छोटा सा एरिया ले लिया। एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड नॉर्मल। सिंस चार्ज सरफेस पे है, अगर बाहर निकाल रहे हैं तो स्फीयर के जो चार्ज इट अपीयर्स दैट दे आर एट द सेंटर। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है? फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। ठीक, अब आप क्या करिए? यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले आप लिखा फाई इक्वल्स टू E डॉट dA, या यू कैन राइट E dA
एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। आप लिख सकते हैं E इंटू या EA और सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या हो गया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। याद रखिएगा स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ hypothetical Gaussian surface and capital R is the radius of thin spherical cell, जो रियल में हमारा है, जो हमने सेल लिया उसका रेडियस कितना कैपिटल R। स्मॉल r क्या है, जो हमने हाइपोथेटिकल गॉसियन स्फीयर लिया उसका रेडियस। और आप ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। q क्या है सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने ए को लिखा है ए इज व्हाट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। ठीक, तो आपने गॉस थ्योरम भी लगा लिया, अब दोनों फ्लक्स निकाल लिया, तो आप क्या लिख सकते हैं, जरा इक्वेशन 2 और 1 को इक्वेट करो, आपको मिला E into 4 pi r square can be written as sigma into 4 pi r square by epsilon naught। 4 pi कैंसिल हो गया, आपको E क्या मिल गया, E मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाई। याद रखिएगा ये कोई स्पेशल आंसर नहीं, कोई बहुत अलग कि सर आपने क्या नया चीज, कुछ नहीं, सिंपल है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आप क्या पाए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो आप इससे क्या देख सकते हैं, सिग्मा इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, कैपिटल R तो कांस्टेंट है, इट इज द रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है आउटसाइड। ठीक, अब आप जरा इनसाइड पे आ जाइए, क्या है, किसी ने कहा इनसाइड कैलकुलेट करिए और सरफेस पे कैलकुलेट करिए, तो हम पहले बाहर थे, अब आते हैं एट द सरफेस। केस 2 क्या ले रहे हैं, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। केस 2 कहां निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। एट द सरफेस मीन्स क्या हो गया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ये बताइए अभी अभी आपने फॉर्मूला निकाला, जनरल फॉर्मूला क्या निकाला है, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब अगर स्मॉल r कैपिटल R बराबर हो गया तो क्या हो गया, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी r स्क्वायर ये भी r स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, मतलब एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, उसकी डिस्टेंस की कोई डिपेंडेंसी नहीं। आ क्या रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सेम आया था व्हेन यू हैव यूज्ड टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के बीच में ही आया था, या सिमिलरली चार्ज पैरेलल प्लेट के बाहर वही आया था, या कोई कंडक्टिंग बॉडी है जस्ट उसके साइड में वही आया था, या कोई थिन शीट है ऑफ फाइनाइट थिकनेस का उसके बाहर वही आया था। क्या रहा, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब तीसरे केस में हमने क्या लिखा, केस 3। अब कहां को निकालना है, अब हमको निकालना है इनसाइड। कहां निकालना है, अब हमको जो भी निकालना है इनसाइड ऑफ स्फीयर निकालना है। ये देखिए
इनसाइड मतलब हम ये कोई सरफेस ले रहे हैं, स्फीयर ले रहे हैं। कौन सा स्फीयर है? हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो इनसाइड मतलब क्या हुआ? स्मॉल आर क्या होगा? लेस देन कैपिटल आर। ठीक, तो ये बताइए, आप सिंपल चीज बताइए, आप लिखा फाई इक्वल्स टू ए या क्यू बाई हमको ये बताइए, इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर जो आपने हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लिया है, स्फीयर लिया, उसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू क्या है? जीरो। यहाँ क्यू क्या है? जीरो। ई इंटू डी ए या ई इंटू ए क्या हो जाएगा? जीरो। एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब इनसाइड थिन स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो मतलब क्या हुआ? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऑन द सरफेस इट वाज कांस्टेंट, एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, चलो एक बार ग्राफ को देखिए, हम एक ग्राफ बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, और ये हमारा आर। ये क्या? दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, आपने भी देखा है, अभी आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। तीन आपने निकाला, क्या पहला क्या निकाला था? फिर से लिख लिए, जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर था, ये आपने निकाला था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा क्या था? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर में आपने क्या निकाला था? याद करिए, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा क्या था? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ई क्या था? अभी आपने निकाला है। तो इनसाइड क्या है? जीरो। यहां से ले करके जीरो, ये क्या? ई इक्वल टू, यहां क्या है? इट इज कांस्टेंट, क्या मिला? ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। उसके बाद इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनसाइड जीरो, एट सरफेस कांस्टेंट है, आउटसाइड क्या? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखिए, आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है, ये क्या नया फॉर्मूला? कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सब सेम है। जैसे हमने पहला क्या लिखा है, सोचा ध्यान दो, ई इक्वल टू हमने लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, और चार्ज बाई एरिया क्या हो? जल्दी बोलिए, एरिया सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई कैपिटल आर होगा कि जरा इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ, तो सिग्मा की जगह आपने लिखा क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आर स्क्वायर है, ये स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, तो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कितना? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये तो सिमिलर टू द पॉइंट चार्ज हुआ ना। तो जब हमने आउटसाइड निकाला था, हमने क्या कहा था? इट अपीयर्स दैट ऑल द चार्जेस लाइज एट द सेंटर। जो इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है उसको देख कर ऐसा लग रहा है कि चार्ज कहाँ है? सेंटर। जो दूसरा वाला फॉर्मूला भी आपको हमने लिखा है, आपका ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है। सिग्मा भी आपने क्या कहा? सिग्मा का क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया? ये सिंपल हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसको मत देख के घबराइए कि ये कोई नया फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज सेम,
बस उसके लिखने के तरीके बदल गए हैं, उसको आपको जानना जरूरी है। ये हमने पिछला क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक, या हॉलो स्फीयर, वो कंडक्टिंग नेचर। और अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेते तो भी वही केस होता। क्यों? ऑल द चार्जेस डिसाइड्स एट द सरफेस। लेकिन यहाँ हम क्या ले रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं, वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का है। जब नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो जो उसके बॉडी के अंदर जो भी चार्जेस रहेंगे वो सरफेस पे नहीं आएंगे। हमने ये लिया आपको, ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये किस नेचर का है, इट इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। मतलब जो भी चार्ज जहां दिया गया है वो वहीं पर पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कंडक्टिंग होता तो सभी चार्ज कहां चले जाते, कंडक्टिंग होता तो सभी चार्ज चले जाते। मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज इसमें भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हमने दिया हुआ है, ठीक। तो ये बताइए, अब इसका तो वॉल्यूम हो गया। अब तक आपने पहला पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट थिन वायर था, वायर का लेंथ रेडियस के से बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया। उसके बाद हमने प्लेट कंसीडर किया, प्लेट का एरिया होता है। थिन स्फेरिकल सेल कंसीडर किया तो उसका सरफेस एरिया उसका होगा। क्यों? अंदर कुछ है ही नहीं, एयर भरा है। लेकिन यहाँ क्या है, charges are uniformly distributed throughout the body and it is non-conducting in nature, so charges will not come to the surface. फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, we have to apply the Gauss theorem। क्या लगाना पड़ेगा, Gauss theorem। हमने क्या कंडीशन बोला, all the time I am repeating the same thing, that in order to apply Gauss theorem we need to consider a hypothetical symmetrical Gaussian surface। यहाँ क्या होगा हमारा, spherical Gaussian surface होगा हमारा। फिर वही तीन केस होगा, एक आउटसाइड निकालेंगे, एक ऑन द सरफेस निकालेंगे और तीसरा इनसाइड निकालेंगे, ठीक है। उसके पहले ये बता दीजिए, यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो रो क्या हो गया, चार्ज बाई वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4/3 पाई आर। तो क्यू कितना आ जाएगा बेटा, क्यू कैन बी रिटन एज रो इनटू 4/3 पाई आर। फिर सेम केस शुरू करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड लेंगे। केस 1 में क्या लिखेंगे, जैसे हमने थिन स्फेरिकल सेल में किया था, आउटसाइड। मतलब हमारा जो हाइपोथेटिकल गॉसियन स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, वो क्या होगा, आपका जो स्फीयर आपने दिया है सॉलिड स्फीयर से बड़ा। यहाँ पी पॉइंट कहेंगे, ये क्या है, आर है, ये कोई पॉइंट पी यहाँ निकालना है। सिंपल तरीका है, आप जानते हैं। गॉस सरफेस, गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही रहेगी यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच एंगल कितना है, दैट इज द सिंपल तरीका क्या है, ई डी ए के बीच एंगल 0 डिग्री है। So you can write phi can be written as E dA cos 0 या E dA, E और dA को इंटीग्रेट करें क्या जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया, हाइपोथेटिकल गॉसियन स्फीयर आ गया 4/3। लेकिन अभी आपने पढ़ा है, आप इसको बार बार पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नेट चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आपने क्या लिख दिया, Q की जगह आपने लिखा रो, सरफेस चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों जरा इक्वेट कर दीजिए तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को आपको क्या मिलेगा, आप मिला E 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या मिला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपको यहां मिल गया, ठीक। और आगे क्या आपने लिखा है, रो वाकई नहीं बात, जरा इक्वेट करके बताओ तुमको जल्दी से क्या मिला। इसको ऊपर हम मिटा देते हैं तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई नहीं हुआ, मतलब आउटसाइड यहां फिर आपको क्या मिल गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो आपको थिन स्फेरिकल शेल मिला था वही चीज आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मिला है। आउटसाइड द स्फीयर इट विल फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक। अब जरा एट द सरफेस आ जाइए, केस 2। केस 2 आपने क्या लिखा, एट द सरफेस, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। जब एट द सरफेस बोलेंगे तो मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के। इस फॉर्मूले में पुट करो तो E कैन बी रिटन एज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होगा, यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू R हो गया, एट द सरफेस हुआ नहीं हुआ, मतलब E R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम इन साइड चलेंगे तो मामला बदल जाएगा, क्या होगा इन साइड। अब ये बताइए, टोटल चार्ज यहाँ Q है, रेडियस R है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने क्या लिखा, Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन जब इन साइड चलेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ये हाइपोथेटिकल गॉसियन स्फीयर है अब वो छोटा हो जाएगा ना, इन साइड में हमको क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा रेडियस लेना पड़ेगा, क्या हो गया। लेकिन अब ये बताइए, टोटल चार्ज क्यू था, तो इस छोटे स्फीयर में रेडियस चार्ज कुछ और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लिया हमने इसको क्यू डैश बोल दिया, एक टोटल तो क्यू है, और आपका जो नया गॉसियन स्फीयर बना है वो तो इस कैपिटल आर से छोटा है, उसका रेडियस तो अंदर ही आएगा। जरा उसको भी देख लेते हैं, क्या हमने कहा, केस 3 inside the sphere, मतलब स्मॉल आर इज कैपिटल आर। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, सिंस दिस स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन कंडक्टिंग है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहे छोटा स्फीयर लीजिए इसके अंदर चाहे बड़ा लीजिए, इट विल कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, दिस बॉडी इज यूनिफॉर्मली चार्ज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आप क्या लिख सकते हैं, आपने पहले लिखा Q बाई 4/3 पाई आर क्यू, ये तो बड़े के लिए, तो अंदर जो Q डैश चार्ज हो गया उसका रेडियस क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू।
तो 4/3 ये कट गया, तो क्यू डैश कितना बचा था आपका? क्यू डैश हो गया क्यू, ठीक, स्मॉल r क्यूब बाई, क्या हो गया? क्यू डैश स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। अब इसको निकालेंगे नहीं निकालेंगे? बोलिए। तो वैल्यू इसकी पुट कर दीजिए। आपने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। आपको क्या मिला? क्या वैल्यू पुट करिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया, क्यू डैश की जगह 1/r स्क्वायर भी यहां छोड़ दीजिए, और क्यू डैश की जगह लिख सकते हैं क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। ये एक कैंसिल हो गया, बचा क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यू हुआ। या अपने पुराने फॉर्मूले में जाए चलिए, तो आपने क्या लिखा था? जल्दी देखिए, आप वहां वैल्यू चेक कर सकते हैं डाल करके। वो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने लिखा था रो बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बाई, मतलब इनसाइड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ई क्या है? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ठीक, बोलिएगा। अब जरा इसका भी ग्राफ बनाइए। आपने क्या क्या बनाया? पहला क्या निकाला? याद करिए, पहला था इनसाइड, मतलब स्मॉल आर इज, पहले आउटसाइड स्मॉल आर। ई आपने क्या लिखा था? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये था नहीं था? दूसरा क्या था? ई इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। और तीसरा क्या था? ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जरा ग्राफ बना लो तो इसका, ठीक। इधर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आर। ये बताइए इनसाइड क्या था? इनसाइड है E इज प्रोपोर्शनल टू, है कि नहीं है? आउटसाइड क्या है? कांस्टेंट, ऑन द सरफेस कांस्टेंट। आउटसाइड क्या है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ E कांस्टेंट है कि नहीं है? यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये आपका किसका बन गया? ये आपका बन गया किसका? नॉन कंडक्टिंग का। किसका है? नॉन कंडक्टिंग का, ठीक। इस तरह हमारा गॉस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे आपको हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, जेईई मेंस का, नीट का, और कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन कराएंगे जो इसमें आते हैं।